पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया में रहने वाले बहुजन समाज के लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत है। और ख़ास तौर से जो यहाँ पर उसको स्थान चेंज करते हैं, समिति के सदस्यगण चेंज होते हैं, इसको बहुत लोगों ने अपनाया है। और आज पूरे देश ही नहीं, दुनिया के अंदर अम्बेडकर माह के रूप में कार्यक्रम होते हैं, जिससे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जो विचार हैं और उनका जो जीवन दर्शन रहा है, उसकी प्रेरणा पूरे देश और समाज को मिल रही है। उसके लिए आगरा वासियों का बहुत बड़ा योगदान है। मैं उनको इस बात के लिए बहुत बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं। और कार्यक्रम आयोजन समिति भीमनगरी की जो भी है, उन लोगों ने बहुत ही गंभीरता से, बहुत ही समर्पण के भाव से कार्यक्रम आयोजित कराए हैं। और इसको सफल आयोजित कराना अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे समाज का। आज पूरे देश के अंदर उल्लास बहुत ज़्यादा है। पिछले 14, 13 और 15 तारीख में जो देखा गया, देश के कोने कोने में बाबा साहब की जयंती मनाई गई। जयंती मनाना एक प्रतीक है। जो अन्य पर्व होते हैं हमारे देश के, उन पर्वों में और हमारा जो पर्व है अम्बेडकर जयंती, दोनों में अंतर है। इस पर्व पर हम लोग एक शपथ लेते हैं कि हमारे नेता, हमारे सामाजिक कार्यकर्ता, हमारे अधिकारी कर्मचारी, हमारे पढ़े लिखे लोग, हमारे आयकरदाता समाज के साथ पे बैक टू सोसाइटी करेंगे, आरक्षण की रक्षा करेंगे, संरक्षण करेंगे, संविधान का संरक्षण करेंगे। और जहाँ भी बैठे हैं, जिस भी शक्ति के गलियारे में वो बैठे हैं, अपनी क्षमता अनुसार जो भी पीड़ित है, जरूरतमंद है, उसकी सहायता करेंगे, उसे उस शक्ति के गलियारे में बैठकर हिस्सेदारी का एहसास दिलाएंगे। दूसरा जो पक्ष है वो अम्बेडकर जयंती का, जिसको प्रदर्शन भी कह सकते हैं, जिसको स्पष्ट रूप से एक संदेश भी कह सकते हैं, कि जो संविधान विरोधी लोग हैं उनको भी ये संदेश मिलता है कि अब ये देश किसी भी तरह से, किसी अंधविश्वास से, किसी जातिवाद से, किसी परिवारवाद से नहीं चलेगा। ये देश संविधान से चलेगा। ये स्पष्ट हो जाना चाहिए। दूसरी बात, अगर देश का विकास करना है, समाज का विकास करना है, तो अकेले सबका साथ और सबका विकास पर्याप्त नहीं है। इसमें सबका हिस्सा और सबका विकास की आवश्यकता है। जो भी बहुजन मूवमेंट चला है, उसका आधार हिस्सेदारी अभियान है। और हमने लोकतंत्र इसीलिए अपनाया था। बाबा साहब ने अपनी जो आखिरी स्पीच थी संविधान सभा में, उसमें कहा था कि हम शासित होते होते थक चुके हैं, अब हमें शासक बनना है। तो वो उस थकान से निकल करके अब हमको शासक बनना है। और इस बात को हमारे आयोजक भी, हमारा समाज भी पूरी तरह से ध्यान दे और गंभीरता से इस पर कार्य होना चाहिए। हमने जो लोकतंत्र अपनाया था, लोकतंत्र इसलिए नहीं अपनाया था कि सिर्फ हम एक इलेक्शन देने वाले या वोट देने वाली मशीन बन जाएंगे। इलेक्शन इसलिए और लोकतंत्र इसलिए अपनाया गया कि देश के अंदर लोगों को हिस्सेदारी का एहसास हो, जिनका जो लोग हिस्सा वंचित समाज के लोग हैं। दूसरी चीज, मुफ्त शिक्षा, एक समान शिक्षा, मुफ्त न्याय, मुफ्त चिकित्सा और मुफ्त सुरक्षा मिलनी चाहिए। अगर हमारे लोग अत्याचारों से त्रस्त होकर के थाने में FIR लिखाने के लिए घूमते फिरेंगे, न्यायालयों में निर्णय के चक्कर में चक्कर लगाते घूमेंगे, तो जो पीड़ित है, जिसको दर्द होता है, जो एग्रीव्ड है, उसको लोकतंत्र से क्या मिला? कुछ नहीं। उसको तो कोई फायदा नहीं हुआ। लोकतंत्र को की जो दिशा है वो बदलनी नहीं चाहिए किसी भी दिशा में। बाबा साहब ने इसीलिए कहा कि नायक पूजा मत करिए, नायिका पूजा मत करिए। जो भी आपकी जरूरतें हैं, जो हिस्सेदारी की चीजें हैं, जो लोकतंत्र के अंदर शर्तें हैं, बाबा साहब ने साफ साफ बताई कि अगर ये शर्तें नहीं हुई, अगर पूरी नहीं की गई, तो हमारा जो संविधान है और हमारा लोकतंत्र खतरे में आएगा। ये जो असमानताएं हम झेलते आ रहे हैं, आज भी असमानता की वजह से जो अत्याचार होते हैं, 70,000 अत्याचार हमारे लोगों पर, SC ST लोगों पर हर साल होते हैं। इतने अत्याचार दुनिया में कहीं नहीं होते।
211 का एवरेज रोज आता है। इतने अत्याचार इस देश के अंदर उस समाज के ऊपर हो रहे हैं जो सबसे ज्यादा मेहनतकश है, सबसे ज्यादा अच्छा है, चरित्रवान है, सबसे ज्यादा पंचशील का भी पालन करता है, लेकिन अंधविश्वासों के कारण वो असमानता के विरुद्ध विद्रोह नहीं कर पाते। चाहे स्त्री पुरुष की असमानता हो, चाहे गांव शहर की असमानता हो, चाहे अमीर गरीब की असमानता हो, चाहे अछूत सछूत की असमानता हो, किसी भी तरह की असमानता अगर दिखाई देती है तो बाबा साहब उसके खिलाफ थे। और उसमें हमारी अब ड्यूटी बनती है कि हम उस असमानता को खत्म करें। वो असमानता हमारे साहित्य से भी फैलती है। अभी आपने देखा होगा कि अगर हमारे समाज का कोई भी व्यक्ति या नेता या सामाजिक कार्यकर्ता अधिकारी कभी भी समतामूलक समाज की बात करता है, इतिहास की बात करता है, तो जो गैर बहुजन लोग हैं उनकी भावना बड़ी कमजोर है, वो तुरंत हिल जाती है। अगर इतिहास की बात करने लगे तो तुरंत हिल जाएगी, बुद्ध की बात करने लगे तो तुरंत उनकी भावना घायल हो जाती है। पता नहीं कितनी कमजोर भावना है। हमारे ऊपर इतने अत्याचार हो रहे हैं, हमारे लोगों को अभी भी किसी को होली की आग में फेंक दिया। नजीबाबाद की बात है, अभी कुछ दिन पहले की, होली मनाने गया था वो अति उत्साह में, उसको होली की आग में फेंक दिया। 20 दिन बाद उसकी एफआईआर लिखी गई। अभी एक आदमी को आग में फेंक दिया वहां प्रयागराज में। तो हमारी भावना आहत नहीं होती, हमारी भावना कोई भावना नहीं है। और आपकी जो गैर बहुजन लोगों की वीरता है, ये वीरता कमजोरों पर क्यों चलती है भाई? ये सेना के ऊपर चलनी चाहिए, सेना में भर्ती हो, पुलिस में डकैती रोकें, और जो आज के हथियार हैं वो प्राप्त करें ना। पुराने हथियार ये 400-500 साल पहले उठाते, अगर उठाने थे ये हथियार तो 400-500 साल पहले उठाते। अब इनका क्या मतलब है? आज की लड़ाई तो कंप्यूटर से होती है। और अगर आपको वीरता दिखानी थी तो आप सती प्रथा खत्म करके दिखाते ना। आप हर चीज को, हर अपनी बुरी से बुरी चीज को, आत्महत्या को भी आप कह देते हो ये तो जौहर हो गया, हमारी बहादुरी होगी। तुम करो तो आत्महत्या भी जौहर हो गया, तुम मर्डर करो तो वो भी सती हो गया, उसका पवित्रीकरण हो जाता है। तो सारी चीजें, चाहे बुद्ध का सिद्धांत हो, चाहे अशोक के अभिलेख हो, सबको जिससे भी खतरा है कि इन्होंने समतामूलक समाज का स्थापना करने का प्रयास किया है, तो इनकी भावना आहत होने लगती है और ये उसके खिलाफ होने लगते हैं। यहां तक कि हम इतिहास से उदाहरण देते हैं। पहली बात तो इन लोगों ने कभी कोई प्लासी का युद्ध या पानीपत का युद्ध या बक्सर का युद्ध कभी नहीं जीता। काम क्या किया? अपनी महिलाओं को मारा और अपने नौकर चाकरों को, जो हम ही लोग थे, हमारे दादे परदादे थे, हम लोगों को मारा। उसी की बहादुरी के गीत गाते हैं। कभी इस देश में शक आए, होड़ आए, कुषाण आए, मुगल्स आए, पुर्तगाली आए, डच आए, अंग्रेज आए, लेकिन जब इन्हें लगा कि अब ये हमारी परंपराओं पर कभी ये सती रोकेंगे, कभी कुछ करेंगे, यही जब दंड समता स्थापित कर दी थी सम्राट अशोक ने, तो इन्होंने अभिलेख इतने तोड़ दिए, इतने शिलालेख तोड़े कि भारत के अंदर मुश्किल से 2-3 अभिलेखों में, मास्की में और गुजर्रा अभिलेख में नाम मिला अशोक का, किसी में नाम नहीं मिला था और सबको ध्वस्त कर दिया। तो अंग्रेज अगर इस देश के अंदर ना आते, अलेक्जेंडर कनिंगम यहाँ आए, उन्होंने खुदाई कराई जगह जगह की और तक्षशिला को ढूंढा, नालंदा को ढूंढा, आईछत्र को ढूंढा, सारनाथ को ढूंढा। जेम्स प्रिंसेप ने जो लिपि थी, ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, उस लिपि को उन्होंने पढ़ा और बताया तो बहुत अच्छी चीजें लिखी हुई है। और जो लोग, अंग्रेज लोग ये समझते थे कि इस देश के लोग शासन नहीं कर सकते, तो हमारे जो लोग फ्रीडम स्ट्रगल लड़ रहे थे, उन्होंने बताया कि नहीं, हमारे पास भी सम्राट अशोक था और ऐसा राजा था, ऐसा मौर्य साम्राज्य था, हम अपने आप को शासित कर सकते हैं। एक गौरव के लिए हमारा यूज करते हैं, बुद्ध का यूज करेंगे, अशोक का यूज करेंगे, बाबा साहब का यूज करेंगे, धम्मपद का यूज करेंगे, लेकिन जब मतलब निकल जाता है चुनाव और दंगे में, उसके बाद फिर निकाल करके फेंक देते हैं, फिर उन्हें याद नहीं आती, फिर वैसा ही उनका जो जाति आधारित चीजें हैं वही लागू रहती है। तो आज उनको खतरा हो गया भारतीय संविधान से और उस पर लगातार कुठाराघात करते रहते हैं। कोई समय ज्यादा तो नहीं हो रहा? 10 मिनट लेंगे और कोई दिक्कत तो नहीं है? जब से भारतीय संविधान बना है तब से पहले दिन से जो गैर बहुजन है, मनुवादी समाज है, वो बहुत दुखी है। और दुखी होना कोई अननेचुरल नहीं है। उनको ये लगता था कि हम इस देश की जमीन के, जायदाद के,
इस देश के सोने के, पैसे के और सबके मालिक है, हर आदमी से बेकार करा सकते हैं। तो उनका वो अधिकार संविधान ने खत्म कर दिया। तो मद्रास के अंदर हाई कोर्ट ने सारे आरक्षण को खत्म कर दिया था। पहला जो अमेंडमेंट हुआ भारतीय संविधान में वो इसीलिए हुआ, उसको रेस्टोर किया गया। फिर 1970 में इन्होंने एक शगुफा छोड़ा क्रीमी लेयर कंसेप्ट का, कि जो लोग आयकर दाता हैं, एमएलए, एमपी हैं, अधिकारी हो गए, इनको क्रीमी लेयर के नाम पर अलग किया जाए। क्योंकि ये लोग क्या करते थे, ये नेतृत्व करते थे, ये सिखाते थे कि तुम भी शासन करो, तुम भी अच्छी तरह से वोट दो, तो इनको अलग कैसे किया जाए। तो इन्होंने सिखाना शुरू किया गरीबों को, आपके बीच से जो गरीब आते हैं, कि भाई ऐसा करो, ये जो अधिकारी सारा आरक्षण खा गए, चमार खा गए, महार खा गए, तुम्हें कुछ नहीं मिला। तो उन्होंने लगा हाँ बात तो सही है। तो उन्होंने ये शगुफा छोड़ा था 1970 में। वो उस समय तो सफल नहीं हुआ, लेकिन ओबीसी के ऊपर वो सफल हो गया। ओबीसी को दो हिस्सों में बांटा और बहुजन एकता को ध्वस्त कर दिया। और इस देश के एससी, एसटी और ओबीसी के जो नेता है वो ना तो भारतीय संविधान को पढ़ते, विद ड्यू रिगार्ड्स कह रहा हूं, और उन्होंने सबसे बड़ा जो दस्तावेज है हिंदू कोड बिल और दूसरा मंडल कमीशन रिपोर्ट, उसको कभी उठा करके नहीं देखा। अगर ओबीसी के नेताओं ने मंडल कमीशन रिपोर्ट पढ़ ली होती तो वो रिजर्वेशन इन प्रमोशन को खत्म नहीं करते, क्योंकि मंडल कमीशन में रिजर्वेशन इन प्रमोशन ओबीसी के लिए भी है, उसको लागू करते। और जो एससी, एसटी के नेता है, इन्होंने भी लागू नहीं किया। अगर इन्होंने पढ़ी होती तो एससी, एसटी के लिए जो लागू किया था रिजर्वेशन प्रमोशन, वो ओबीसी के लिए भी लागू करते। और जो भी कानून 51% से ऊपर लोगों को लाभ देता है, वो कानून खत्म नहीं होता। जो 51% से ऊपर लोगों को लाभ देता है वो खत्म नहीं होता। उस पर हो सकता है कभी खतरे के बादल आ जाए, लेकिन उसको खत्म नहीं किया जा सकता, वो देर सवेर दोबारा से आ जाएगा। तो आपको ये मांग करनी चाहिए नेताओं को कि ओबीसी को भी दीजिए रिजर्वेशन प्रमोशन, तो निश्चित रूप से वो लागू भी होगा। तो जो षड्यंत्र हैं लगातार चलते आ रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले देखा आपने, सब कैटेगराइजेशन का मामला आया। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इनको कई हिस्सों में बांटो। अभी तेलंगाना ने 3 हिस्सों में बांट दिया शेड्यूल कास्ट का आरक्षण। उसमें जो 0.5% का जो ग्रुप है उसको 1% रिजर्वेशन दिया है। अब छोटे से छोटा गणित जानने वाला भी जरा उससे पूछ के दिखाओ कि 2 एसडीएम की जगह मान लो मिली, तो 2 एसडीएम को किस तरह 3 हिस्सों में बांटोगे। और आपकी इच्छा अगर क्लास 4 में या क्लास 5 में भरने की है, तो वो तो ओवर रिप्रेजेंटेड पहले से हैं स्वच्छकार समाज के लोग बाग, उनसे नेतृत्व विचारों क्या हो पाएगा। वो तो आज भी हर 5वें दिन एक ना एक गटर में स्वच्छकार समाज का आदमी मर जाता। जब तक उनके लिए मुफ्त शिक्षा नहीं होगी, मुफ्त चिकित्सा नहीं होगी, मुफ्त न्याय नहीं होगा, मुफ्त सुरक्षा नहीं होगी, तब तक उनको कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आपकी इच्छा ऐसी है कि हमको सब कैटेगराइजेशन आपको इसलिए करना है कि कुछ लोग मलाई खा गए, कुछ लोग क्रीमी लेयर में आ गए, कुछ लोगों के बच्चे बड़े आदमी बन गए, तो ये चीज आप अपनी क्रीमी देखो ना, अपनी क्रीमी लेयर देखो, उस क्रीमी लेयर को खत्म करो, उनका सर्विस में आना बंद करो। लेकिन उन्होंने वो नहीं किया। अगर आपको राष्ट्रवाद से बहुत ज्यादा लगाव है तो आप अंतर्विवाहों को बढ़ाते। आपको हमारे पिछड़े लोगों से ज्यादा लगाव है तो उनके लिए बैकलॉग निकालते। और भी ज्यादा लगाव है तो आप निजी क्षेत्र में आरक्षण देते। आपको अगर सहानुभूति है हमारे लोगों से तो निजी क्षेत्र में देते ना आरक्षण। आपको लगता है निजी क्षेत्र में नहीं दिया सकता, उसका एक फार्मूला डिवाइस किया हम लोगों ने। निजी क्षेत्र में आरक्षण इस तरह दीजिए कि जो निजी क्षेत्र की इकाइयां एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज और महिलाओं को आरक्षण देंगे, उनका 5% कर माफ कर दिया जाएगा। तो अपने आप इंसेंटिवाइज हो गया, लागू हो जाएगा। और जिनको घाटा लगेगा वो उस पर चलने भी लगेंगे। लेकिन उनको ये नहीं करना। ये जो रास्ता है ये समतामूलक समाज बना देगा। उनको तो डिवाइड एंड रूल करना है, उनको बांटना है। तो बांटने में सफल होना चाहते हैं, वो वास्तव में नहीं देना चाहते। इस तरह क्या होगा कि वो 2 वैकेंसी किसी को नहीं जाएंगी, नॉट फाउंड सूटेबल हो जाएगा, या 20 साल का रोस्टर बना देंगे। तो जो सबसे पिछड़ा आदमी है स्वच्छकार समाज का, उसको 20 साल बाद नौकरी मिलेगी रोस्टर से, जो रोस्टर बना जाएगा। लेकिन कई ऐसे नेता हैं हमारे बीच से भी जो कहते हैं नहीं साहब ये अच्छा हो गया। तेलंगाना में भी लोगों ने कहा अच्छा हो, ये अच्छा नहीं है। ये डिवाइड एंड डिस्ट्रॉय की रणनीति है।
इसे बांटो और इन्हीं के बीच से वो करो। उनकी नीयत कुछ देने की नहीं है किसी के भी, जो भी मनवादी लोग हैं किसी भी पार्टी के हो, हम किसी पार्टी की बुराई नहीं कर रहे, ना उस किसी की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा अधिकार है उसको हमारे लोगों की अज्ञानता की वजह से खत्म किया जा रहा है। ये नहीं होना चाहिए। आपने जाति जनगणना तो कराई नहीं, पता तो लगा नहीं किसके पास कितना रिजर्वेशन का लाभ पहुंचा है। जो संख्या के हिसाब से अगर कंपेयर करें, क्योंकि हम लोग तो रिसर्च वाले हैं, लगातार रिसर्च करते हैं, संख्या के अनुसार कोई भी जाति को अभी तक रिजर्वेशन मिला ही नहीं है। जाति जनगणना अगर कराना चाहते हैं तो करा के देख लीजिए, नहीं भी कराते हैं तो पुरानी से ले लीजिए। जब तक नई नहीं लगा रहे तो पुरानी से ले लोगे, तब भी तो 55% रिजर्वेशन दोगे। जो और कर्नाटक वगैरह ने दिया है 55% से ऊपर, वो तो 40% है, वो भी शायद रुकने के कगार पर है। तो जो हिस्सेदारी डेमोक्रेसी के अंदर संख्या के अनुसार, जाति जनगणना के अनुसार बनती है, पूरी दुनिया के अंदर बनती है। डिलिमिटेशन हो रहा है, डिलिमिटेशन अगर नहीं हुआ तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा, क्योंकि असली रिप्रेजेंटेशन तब निकल के आता है जब रिप्रेजेंटेटिव्स की संख्या ज्यादा हो और संख्या के अनुसार हो। पूरे दुनिया के अंदर सबसे कम रिप्रेजेंटेटिव्स की संख्या हमारी है। इंग्लैंड की संख्या है, वहां के एमपी की संख्या 1500 है, अमेरिका की 585 है, जो उसकी जनसंख्या के अनुसार वो ठीक ठाक है। लेकिन हमारी और चीन की जनसंख्या तो बराबर है, पर हमारे जो एमपी की संख्या है वो 795 है और चाइना के एमपी की संख्या है 2980। अगर 2980 हमारी संख्या हो गई एमपीज की, तो कोई भी बिरादरी अनरिप्रेजेंटेड नहीं रहेगी, किसी भी क्षेत्र का कोना अनरिप्रेजेंटेड नहीं रहेगा। और रिप्रेजेंटेटिव को यह भी लगेगा कि हम अपने हक के ऊपर बिना चमचा बने हुए हम संसद में जा सकते हैं, विधानसभाओं में जा सकते हैं। अभी मजबूरी यह है कि पहली बात तो रिजर्व सीट को छीनने का षड्यंत्र चल रहा है। रिजर्व सीट है शेड्यूल्ड कास्ट के लिए और उस पर नॉन शेड्यूल्ड कास्ट एमपी एमएलए बन जाते हैं। और कुछ लोग ये भी है कि अब उसका विरोध भी नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र के शिकार इस देश के जो नागरिक हैं वो हो रहे हैं, और इसमें बहुत बड़ा हमारे नेताओं का भी और हमारे समाज की भी कमजोरी है कि हम अपनी चीजों को रख नहीं पाते, हमारे अधिवक्ता नहीं रख पाते। इसको रखा जाना चाहिए। आज जो बुद्धिस्ट टेम्पल एक्ट है उसकी वजह से महाबोधि विहार आंदोलन चल रहा है। अभी पूछ भी रहे थे पत्रकारों ने, महाबोधि विहार आंदोलन में इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था 1949 में, बाद में भी अमेंडमेंट हुआ, और एक ऐसा करिश्मा कर रखा है कि स्थान तो बौद्धों का है लेकिन कंट्रोल किसका रहेगा? अबौद्धों का। जो बुद्धिस्ट टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी है उसका जो अध्यक्ष है वो बुद्धिस्ट नहीं है, वो डीएम रहेगा, और उसमें शर्त है कि वो बुद्धिस्ट नहीं होगा। और 4 बुद्धिस्ट मेंबर रहेंगे, 4 रहेंगे। जब मेजोरिटी से कोई डिसीजन होगा तो क्या होगा? यही स्थिति वक्फ का लेकर के आ रहे हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, पल्स देखते हैं कि अभी कितने अज्ञानी बचे हैं देश के अंदर। अभी वो कभी नहीं देखा होगा, देखते हैं भीड़ कितनी आ गई, कैलेंडर को कितना लोगों ने दूध पिला दिया, पल्स देखते हैं वो कितने मेलों में आ गए। अभी अंधविश्वास के ऊपर चलने वाले कितने हैं, कितने कलावा बांधने वाले बचे हैं, कितने उपवास करने वाले बचे हैं, कितने पूजा घरों में भीड़ हो रही है, कितने मेलों में हो रही है, वो सब चेक करते हैं। और जब देखते हैं कि हाँ अभी भी काफी मूर्ख लोग बाग हैं। अभी मैं एक वो रील देख रहा था उस पर यूट्यूब पर, तो एक मथुरा के बाबा जी हैं, वो आपकी मूर्खता का देखिए कितना बढ़िया परीक्षा ले रहे हैं। वो बाबा जी कह रहे थे, जानते हो अंग्रेज क्यों भागे थे? जब 1 अगस्त मुनि थे पूरे समुद्र का पानी पी गए थे, इतने ताकतवर थे, तो जब 15 अगस्त आने वाली थी तो वो भाग गए। और इस पर जो भीड़ थी वहां हजारों की, उसने तालियां बजाई। तो सोचिए किस हद तक मूर्खता का तांडव है, और उस पर ताली बजाने वाले लोग शामिल हैं, तो क्या होगा? कभी SC ST एक्ट के ऊपर कराघात करते हैं, उसमें भी कभी जांच की बात कर देंगे, कभी कोर्ट के द्वारा कर देंगे। कितने सारे बच्चों ने कुर्बानी की और उस पर निश्चित रूप से इतने सारे मुकदमे लंबित पड़े हुए हैं। लेकिन हमारे जो प्रतिनिधि हैं, MLA भी MP भी, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो लोग आज जैसे हमारे पावन दिवस हैं, इन दिवसों पर ये भी कसम खा के जाए कि हमारे जो बच्चे हैं निर्दोष, इनके खिलाफ जो मुकदमे हैं वो वापस लिए जाएं। उन्होंने किसी को मारा नहीं था, वो तो जान गई थी उनकी। 2 अप्रैल 2018 को जो बच्चे थे सड़क पर निकले थे, षड्यंत्र का शिकार हुए, एक तो उनकी जान चली गई, उन्होंने किसी को मारा नहीं था। जो षड्यंत्रकारियों ने कुछ सामान जलाया वो और लोग थे। तो इस चीज को अच्छी तरह से प्रोजेक्ट किया जाए, उसे खत्म किया जाए।
जो बार बार हर जगह मॉब लिंचिंग हो रही है, ये संविधान के खिलाफ षड्यंत्र है। कभी धर्म के नाम पर, कभी किसी पशु के गोबर और पशु के जानवर के ऊपर। अभी एक प्रिंसिपल ने एक क्लासरूम को पुतवा दिया गोबर से पवित्र करने के लिए, आ रहा था समाचार में। ये सब टेस्ट करने के लिए है कि अभी कितने मूर्ख हैं। वो तो अच्छा हुआ वहां से जो अध्यक्ष था, नेता, उस दफ्तर था, वो भी गोबर से लिख दिया। तो ये आवाज आनी चाहिए, विरोध तो करना पड़ेगा। अगर विरोध नहीं करेंगे तो कंडीशंस है वो असफल हो जाएंगे। जो विपक्ष है वो कमजोर हो चुका है, कितना भी कमजोर हो, लेकिन अगर वो अंधविश्वासों के आधार पर कहीं सत्ता से जाएगा तो निश्चित रूप से समाज का, लोकतंत्र का नुकसान होगा। हमारे देश के अंदर जो संवैधानिक चरित्र होना चाहिए, संवैधानिक नैतिकता होनी चाहिए, वो नहीं है। लोग बाग अपने कार्यालय में बैठते हैं, चाहे वो न्यायपालिका के हों चाहे ब्यूरोक्रेट्स हों, वो इस तरह की बातें कहेंगे। एक जज साहब ने निर्णय दिया, ये संविधान का खतरा है। उन्होंने कहा कि साहब मोर और मोरनी जो है, दूसरे जज साहब ने एक ने निर्णय दिया कि वास्तुशास्त्र को यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ा दीजिए। एक जज साहब ने निर्णय दिया ज्योतिष शास्त्र को पढ़ा दीजिए। भाई ये काम यूजीसी का है या सीबीएसई का है या यूपी बोर्ड का है या शिक्षकों का है, ये काम न्यायालय का तो है नहीं। करोड़ों मुकदमे, लाखों मुकदमे वहां पेंडिंग है, मर्डर के, लूट के, ठगी के। उनको तो आप देखते नहीं। आप देख रहे हो कैसे बच्चे पैदा हो रहे हैं। अरे जूलॉजी वाले हैं ना, बायोलॉजी वाले हैं, उनको करने दो। लेकिन कमाल की बात है, जो साइंस पढ़ के आ रहे हैं विदेश से, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, उनको ला करके जब यहाँ पर एएसआई का चेयरमैन बना देते हैं, तो वो चेयरमैन क्या खोज करता है? जो कहानियां हैं, जो है ना ऐतिहासिक हैं, वो इतिहास डालना चाहता है। साइंस और एजुकेशन का इस्तेमाल अपने अंधविश्वासों को पुष्ट करने के लिए करना चाहते हैं। ये इनकी चरित्र है और वही दिखाई देता है बार बार कि ऐसा आदेश करेंगे कि लोग बाग अंधविश्वासों के फेर में, उसी के चक्कर में किसी न किसी तरह से पड़े रहे। अभी कुछ दिनों पहले जो माहौल चला है, उस माहौल में लगातार कहीं ना कहीं अंधविश्वासों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और जो हमारे देश की गरीबी है वो अंधविश्वासों की देन है। जो किसान का, मजदूर का सरप्लस बचता है, पैसा बचता है, वो पैसा पर्व में चला जाएगा। तो ये हमारे पढ़े लिखे लोगों को बताना पड़ेगा। समस्याएं बहुत सी हैं, संविधान के ऊपर खतरे बहुत ज़्यादा हैं। चाहते हैं कि जज को बनाए, कॉलेजियम का यूज़ कर लिया, संविधान पर खतरा। संविधान में ऐसा नहीं है। लेटरल एंट्री के माध्यम से आईएएस को बनाएगा। ये आईएएस का काम नहीं होता। प्राइवेटाइजेशन कर दिए, सरकारी नौकरी कम कर दीजिए तो आरक्षण खत्म करने का अच्छा खासा आपको फार्मूला मिल गया। तो ये चीज़ें लगातार आपको ध्यान देना पड़ेगा, विपक्ष को भी ध्यान देना पड़ेगा, प्रतिनिधियों को भी। और जो जागरूक, सबसे ज़्यादा ड्यूटी है पढ़े लिखे लोगों की। पढ़े लिखे लोगों को कम से कम साल में एक दिन छुट्टी जाए, अपने गाँव जाए, एक छुट्टी लेके ननिहाल जाए, अपने बहन के जाए, वहाँ जाके कैडर कैंप लगाए। और कैडर कैंप में बहुत लंबी चौड़ी बात मत बताइए। एक चीज़ बताइए कि आपके हाथ में कोई ताकत नहीं है, आपके पास मीडिया नहीं है। सोशल मीडिया है थोड़ा, कभी मीडिया में 2-4 लोग हैं, लेकिन उनको डिस्करेज किया जाता है, डिमोरलाइज किया जाता है। आपके पास पैसा नहीं है, बाजार में आपका प्रतिनिधित्व नहीं है। जो नेता है भी, वो बहुत से लोग या तो पहुंच के बाहर हैं या फिर किसी तरह से अपनी बात कह नहीं पाते। पता नहीं किस चीज़ का भय रहता है, किसका नहीं है। अधिकारी बेचारे, वो सर्विस कंडक्ट रूल्स का उनको भय रहता है। हालांकि हम तो कभी वर्दी पहन के भी, नौकरी में रह के भी, कभी पे बैक टू सोसाइटी करने में पीछे नहीं रहे। पूरे देश के अंदर जब भी कौम के ऊपर बात आई तो ना नौकरी की चिंता की, ना जान की चिंता की, सबसे आगे खड़े रहे। और हमारा कुछ बिगड़ा भी नहीं, आउटस्टैंडिंग कैरियर रहा, लगातार आउटस्टैंडिंग कैरियर रहा। मेडल्स जरूर रोक लिए, लेकिन बहुत लोगों ने धमकी दी कि जय भीम करना छोड़ दो और बाबा साहब का फोटो लगाना छोड़ दो तो आपको एसएसपी मेरठ बना देंगे, एसएसपी आगरा बना देंगे। हमने कहा राष्ट्रपति जो बना दो, हमें नहीं चाहिए। हम जय भीम नहीं छोड़ सकते, हम बाबा साहब का फोटो लगाना बंद नहीं कर सकते। हमारी अस्मिता यही है। आज तुम ये कह रहे हो, कल को कहोगे कपड़ों उतार दो। भाई ये तो पल्स देख रहे हो ना, हम किस हद तक समझौता कर सकते हैं आपसे। तो हम उस हद तक कि हम उसकी शुरुआत भी नहीं होने देंगे, ये नहीं कर सकते हम किसी भी तरह से।
और देखिए हमारी इन लोगों से जो लड़ाई है उसमें हम समाधान पर आए, अपनी ताकत देखें। हमारी ताकत कहाँ पर है? हमारी ताकत सिर्फ हमारे हाथ में वोट की ताकत बची हुई है। वोट जा पड़ेगा पढ़े लिखे लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को समझाना पड़ेगा। वोट आपके हाथ से निकला, कहीं ऐसा और होता है ऐसा, लेकिन ये टिकट किसको मिला? हम पार्टी का किसी का विचार कर रहे हैं, लेकिन एक ही बात जरूर है, इतना कहना चाहिए, आपका हर वोट संविधान समर्थक को जाना चाहिए। हर वोट मंडल समर्थक को जाना चाहिए, हर वोट SC/ST एक्ट के समर्थक को जाना चाहिए। उसको आपके बीच से जो कठपुतली वाले लोग हैं वो भी ना देख पाए। किसी ने शादी कर ली शेड्यूल कास्ट की महिला से, कुछ रहने लगा, समझौता कर लिया पिछले गेट से या बेच दिया टिकट। ये सब चीजें, इस चालाकी को आपको समझना पड़ेगा। जो समाज और जो समाज अपना टिकट बेचता है वो अपने समाज को नष्ट करता है, और जो बिना मैनिफेस्टो देखे हुए वोट देता है वो पूरे देश को नष्ट करता है। मैनिफेस्टो क्या चीज है, उस पर रिसर्च चल रही है लगातार। 2004 तक मैनिफेस्टो के ऊपर पूरी दुनिया के अंदर लगभग 15-20% लोग वोट डालते थे, लेकिन आज वो करीब 60-65% हो गया। हमारे देश के अंदर भी 53-54% हो गया है। मैनिफेस्टो देखते हैं, लेकिन देखते कौन है? मैनिफेस्टो वो देख लेते हैं जो धर्म के ऊपर राष्ट्र बनाना चाहते हैं। जो लोग लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं वो मैनिफेस्टो तैयार ही नहीं करते। एक पार्टी ने, जो बहुजनों की समर्थित पार्टी थी, उन्होंने कहा कि हमारा मैनिफेस्टो संविधान है। ये जवाब अंबेडकरवादी जवाब नहीं है, एकेडमिक जवाब नहीं है, ये पॉलिटिकल साइंस का जवाब नहीं है। संविधान मैनिफेस्टो नहीं होता। संविधान तो लागू है, संविधान मान करके कोई एहसान नहीं कर रहा किसी के ऊपर, तो संविधान तो चलेगा। अब आप बताइए कि आप क्या करोगे अगर आप सरकार में आते हो? आप समाज को क्या दोगे? शिक्षा के नाम पे क्या दोगे? सड़क और बिजली पानी तो सबको देना पड़ेगा। इतना टैक्स का फंड होता है, वो तो सब करेंगे। किसी भी पार्टी को ले आओ, किसी भी नेता को ले आओ, लेकिन आप क्या करोगे? हिस्सेदारी अगर आप नहीं देना चाहते या नहीं दे सकते तो उसमें कंपटीशन नहीं होता। फिर अगर एक पार्टी ने मैनिफेस्टो हिस्सेदारी आधारित बना लिया तो दूसरी पार्टी की मजबूरी हो जाती है कि वो उस हिस्सेदारी को खत्म करने की हिम्मत नहीं करता। अगर एक पार्टी ने नहीं बनाया तो दूसरी पार्टी सोचती है अभी लोग मूर्ख हैं, मांग ही नहीं कर रहे। तो ये 3 ताकत आपके पास है, इन तीनों ताकतों का सदुपयोग करिए। भले ही कहीं भी जाए, लेकिन व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, ना वोट और ना टिकट और ना ही मैनिफेस्टो। उसको पढ़ना सिखाइए, खुद भी पढ़िए। लोगों ने मैनिफेस्टो जारी किए इलेक्शन से 2 दिन पहले, 85 पेज के। मैंने उनसे पूछा कि 85 पेज का मैनिफेस्टो कौन पढ़ लेगा? कोई नहीं पढ़ सकता। कम से कम 2-3 महीने पहले मैनिफेस्टो जारी करे, नेता भी जारी करे, स्थानीय डिमांड भी हो, राष्ट्रीय डिमांड भी हो, जानकार भी हो। लेकिन अभी भी ऐसे ऐसे नेता आगे आ रहे हैं। कोई तो प्रॉपर्टी डीलर है, अंबेडकरवादी नेता बहुत कम आगे आ पाते हैं, और आगे आते हैं तो उनको पूरी तरह से रिझाने का प्रयास किया जाता है, खरीदने का प्रयास किया जाता है। हमें इतना मजबूत तो होना होगा। देखिए हमारे प्रतिनिधि तैयार हो गए बिल फाड़ने के लिए, लेकिन कोई भी अल्पसंख्यक है, उनके भले ही प्रतिनिधि 20-22 ही हों, वो उनकी धर्म पुस्तक फाड़ नहीं सकते। और हमारे लिए धर्म पुस्तक संविधान है, SC/ST एक्ट है। हम अगर जिंदा हैं, हमारी बेटियां अगर पढ़ती हैं स्कूलों में, 5-5, 6-6 किलोमीटर दूर स्कूलों में जाती हैं, तो सिर्फ SC/ST एक्ट की बदौलत है, संविधान की बदौलत है। जिस दिन ये खत्म हो गया तो कोई जा नहीं पाएगा पढ़ने के लिए। हाँ, बस समाप्त करना। तो मैं पहले ही परमिशन ले लिया आप लोगों से। तो हमारा तो यही है, यहाँ से जो संदेश है कि संविधान के दुश्मन को ना टिकट दो ना वोट दो, हिस्सेदारी देख लो, मैनिफेस्टो देख लो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।